दोस्तों आज आप देखेंगे कि आखिर डॉक्टर्स एक व्यक्ति के शरीर से फेफड़ों को निकालकर आखिर दूसरे व्यक्ति के शरीर में कैसे फिट करते हैं। दोस्तों आज आप जानेंगे फेफड़े कैसे काम करते हैं और इनके काम करने का तरीका क्या होता है। आखिर हमारे फेफड़े क्यों खराब हो जाते हैं। दोस्तों फेफड़े एकदम से खराब नहीं होते हैं, धीरे धीरे खराब होते हैं, इसीलिए एकदम से फेफड़े खराब होने का पता नहीं लगाया जा सकता है। सिर्फ कुछ कारण होते हैं जिन्हें जानकर हमें पता चल सकता है कि हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं और फिर उन्हें दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। अन्यथा अगर आपको समय रहते ये ना पता चल पाया कि आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं तो फिर आपके पास फेफड़ों का ट्रांसप्लांट कराने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। और साथ ही हम ये भी जानेंगे डॉक्टर्स फेफड़े के ऑपरेशन को शुरू से लेकर आखिर तक कैसे अंजाम देते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आपकी नॉलेज को इतनी बढ़ा देगी जितनी आप सालों भर स्कूल में पढ़ने के बाद भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप न जाने कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर फेफड़ों का ट्रांसप्लांट कैसे होता है। डॉक्टर्स एक व्यक्ति के शरीर से फेफड़ों को निकालकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में कैसे फिट करते हैं। दोस्तों 11 जून साल 1963 में जेम्स डी हार्डी और इनकी टीम ने दुनिया में किया जाने वाला सबसे पहला लंग ट्रांसप्लांट किया। जेम्स और इनकी टीम ने एक पर्सन की बॉडी में से लंग्स को निकालकर दूसरे पेशेंट की बॉडी में प्लेस किया, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने इस मकसद में कामयाब न हो पाए और जिस पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया गया वो ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ 18 दिनों तक ही जिंदा रह पाया और फिर उसके बाद उस शख्स की मौत हो गई। अब लंग ट्रांसप्लांट के इस अटेम्प्ट के बाद साल 1963 से साल 1981 तक लंग्स को सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट करने की सारी कोशिशें की गईं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। और जब सर्जन रेसिपिएंट यानी लंग को रिसीव करने वाले की बॉडी में से लंग को प्लेस करते हैं तो उसकी बॉडी उस लंग को रिजेक्ट कर देती थी और यही वो वजह थी कि जो लंग को ट्रांसप्लांट होने से सक्सेसफुली रोक रही थी। 1981 में डॉक्टर ब्रूस राइटिस ने हार्ट लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी परफॉर्म की और खुशकिस्मती से उनकी ये सर्जरी कामयाब हुई और इस दुनिया में पहली बार लंग को सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर लिया गया। हार्ट लंग ट्रांसप्लांट उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसके दौरान हार्ट और लंग दोनों को ट्रांसप्लांट किया जाता है, जबकि लंग ट्रांसप्लांट उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसके दौरान लिविंग डोनर यानी लंग को डोनेट करने वाले पर्सन की बॉडी से हेल्थी लंग को निकालकर रेसिपिएंट यानी कि लंग को रिसीव करने वाले पर्सन की डिसीज लंग के साथ रिप्लेस किया जाता है। हेल्थी लंग को डोनेट करने वाला लिविंग पर्सन या डेड पर्सन हो सकता है। कोई स्पेसिफिक डिसीज में रेसिपिएंट का सिर्फ एक लंग ही ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसे सिंगल लंग ट्रांसप्लांट कहते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी डिसीज के दौरान पेशेंट के दोनों लंग्स को रिप्लेस किया जाता है जिसे डबल लंग ट्रांसप्लांट कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि लंग ट्रांसप्लांट को क्यों किया जाता है। जब किसी पर्सन के लंग्स अनहेल्दी या फिर डैमेज हो जाते हैं तो उसकी बॉडी के लिए ऑक्सीजन को हासिल करना काफी मुश्किल हो जाता है और अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ना मिल पाए तो हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। हमारे लंग्स के डैमेज होने की बहुत सी वजह हो सकती हैं, जैसे कि बहुत सी ऐसी डिसीज होती हैं जो हमारे लंग्स को डैमेज करती हैं। इन बीमारियों में सिस्टिक फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और लंग्स में हाई ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल होते हैं। लंग्स को बहुत सी मेडिसिन या फिर स्पेशल ब्रीथिंग डिवाइस की मदद से ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन जब ये सारे तरीके कामयाब ना हो पाए तो फिर लंग्स ट्रांसप्लांट किया जाता है। लंग ट्रांसप्लांट से पहले डोनर और रेसिपिएंट के बहुत से टेस्ट किए जाते हैं जिनमें चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट वगैरह शामिल होते हैं। लंग ट्रांसप्लांट से पहले डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड टेस्ट भी किया जाता है और इन दोनों का ब्लड ग्रुप का मैच होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा लंग्स के साइज को भी कंपेयर किया जाता है, रेसिपिएंट की और हेल्थ को भी मॉनिटर किया जाता है और डोनर के लंग्स को भी अच्छी तरह चेक किया जाता है। अगर तमाम टेस्ट पास हो जाए तो फिर सर्जरी को स्टार्ट कर दिया जाता है। सर्जरी के दौरान पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में रखा जाता है जिसमें इसकी बॉडी अनकॉन्शियस होती है और इसे सर्जरी के दौरान होने वाला पेन फील नहीं होता। सर्जन पेशेंट्स की चेस्ट में कट लगाकर बॉडी से डिसीज लंग को रिमूव करते हैं
और फिर हेल्दी लंग को पेशेंट की बॉडी में प्लेस किया जाता है। हार्ट और लंग के बिटवीन ब्लड वेसल्स और एयर बेस को न्यू लंग के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। कुछ लंग ट्रांसप्लांट के दौरान पेशेंट की बॉडी को हार्ट लंग बाईपास मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जो सर्जरी के दौरान बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है। सर्जरी के बाद पेशेंट की बॉडी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और पेशेंट को कुछ दिन तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है, जो उसे सर्जरी के बाद कुछ दिन तक सांस लेने में हेल्प करता है। आईसीयू में पेशेंट को 2 से 3 हफ्तों तक लग सकते हैं और जब पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है और वो अपने न्यू लंग से सांस लेने के काबिल हो जाए तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लंग ट्रांसप्लांट के बाद सबसे ज्यादा रिस्क रिजेक्शन का होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। जब हमारी बॉडी में न्यू लंग्स को प्लेस कर दिया जाता है, इम्यून सिस्टम न्यू लंग्स पर अटैक कर देता है, इसे रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, जिससे कि लंग्स के रिजेक्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लंग्स रिजेक्शन के चांसेस सर्जरी के बाद ज्यादा होते हैं और वक्त के साथ साथ कम होते जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं फेफड़े खराब होने के कुछ लक्षण जिनसे आप समय रहते सतर्क हो सकते हैं। दोस्तों, फेफड़े की बीमारी केवल बूढ़े लोगों में नहीं बल्कि नवजात बच्चों से लेकर हर उम्र तक के व्यक्ति को हो सकती है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता है कि फेफड़े का काम होता है सांस लेने का, और अगर सही से सांस ना लें तो कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए अगर आपकी सांस टहलते हुए, सीढ़ी चढ़ते हुए या फिर कोई काम करते हुए फूलने लगती है तो इसका मतलब आपके फेफड़े में कोई परेशानी हो सकती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आराम से लेटे हुए भी सांस फूलने लगती है। ये फेफड़े की किसी गंभीर समस्या के लक्षण हो सकते हैं। फेफड़ों में अगर कोई समस्या हो, छाती में दर्द होता है। ये दर्द छाती की मांसपेशियों में या फिर हड्डियों में भी महसूस किया जा सकता है। ये बहुत छोटी और बहुत गंभीर हो सकती है। अगर समस्या बड़ी हो जाती है तो इस मामले में व्यक्ति की जान जा सकती है। खांसी आना एक सामान्य सी बात है, लेकिन आपको पता है अगर लगातार खांसी आए तो ये सामान्य सी बात नहीं है। फेफड़ों की समस्या होने पर लगातार खांसी आती है। आपको बता दें, अगर यही खांसी बहुत अधिक आए तो ये फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। बहुत ज्यादा खांसी आने पर ये टीबी के लक्षण भी हो सकते हैं। फेफड़ों में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हाथों और पैरों में सूजन आ सकती है। वैसे ये सूजन दिल की और फेफड़ों की बीमारी दोनों में हो सकती है। इसके साथ साथ जैसे जैसे समस्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे सांसें छोटी होती जाती हैं। त्वचा का रंग तो अक्सर बदलता रहता है और हर रंग का कोई ना कोई मतलब होता है और कोई ना कोई समस्या भी होती है। ऐसे ही फेफड़े में समस्या आने पर त्वचा पर असर पड़ता है। इसकी वजह से व्यक्ति की त्वचा नीली या फिर बैंगनी रंग की हो सकती है। इसे साइनोसिस कहते हैं। वैसे ये होठों और नाखूनों के इर्द गिर्द दिखाई देती है। इसलिए होता है क्योंकि इस स्थिति में ब्लड को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। अक्सर दिल और फेफड़ों दोनों की समस्याओं के लक्षण एक जैसे होते हैं, क्योंकि ये दोनों अंग एक दूसरे की बीमारी से प्रभावित होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि फेफड़ा कैसे काम करता है। फेफड़ा हमें सांस लेने में मदद करता है। ये फेफड़ा सिकुड़ता है और फैलता है। इस प्रकार सांस अंदर लेकर शरीर के अंदर तक पहुंचाता है और CO2 को बाहर छोड़ता है। लगभग 1.3 किलोग्राम का ये फेफड़ा एक जोड़े के रूप में एक एयर बैग की तरह होता है। तो अगर हमें ये जानना है कि फेफड़ा काम कैसे करता है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मनुष्य सांस कैसे लेता है। फेफड़ों के नीचे डोम शेप का एक ऑर्गन होता है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम ही सिकुड़ता है और फैलता रहता है। जब ये फैलता है तो हमारा फेफड़ा सिकुड़ जाता है और जब ये डायाफ्राम सिकुड़ता है तो फेफड़ा फैलता है। जब फेफड़ा फैलता है तब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं और जब हमारे लंग्स सिकुड़ते हैं तो तब हम सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं। डायाफ्राम के सिकुड़ने से फेफड़ा फैलता है, जिसकी सहायता से नाक सांस यानी एयर को भी अंदर की ओर लेती है। जब नाक से वायु को अंदर की ओर लेते हैं तो इस एयर में बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया और पैथोजन होते हैं और नाक में मौजूद ये चिपचिपा पदार्थ जिसे म्यूकस भी कहते हैं अपने अंदर इन वायरसेस, बैक्टीरिया को चिपकाकर शरीर में अंदर जाने से रोक देता है और वहाँ से विंड पाइप को होते हुए जिसे ट्रेकिया कहते हैं वहाँ पर पहुँचता है। और जब ये एयर ट्रेकिया में पहुँचती है फिर ये विंड पाइप 2 भागों में बट जाता है और इन 2 भागों में बटे हुए शाखाओं को ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई एक स्पंज जैसी संरचना वाले स्ट्रक्चर में पेड़ों की जड़ की तरह फैल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।